ये कहानी है पाषाण युग के आखिरी दौर की, मतलब करीब 20,000 साल पहले की। ये यूरोप का एक ऐसा दौर है जहाँ एक ही नियम चलता था, या तो शिकार करो या शिकार बनो। यहाँ लोग कबीलों में रहते थे और साथ मिलकर हंटिंग करते थे, और इस कबीले का लीडर था ताऊ। ताऊ अपने बेटे केडा को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, क्योंकि उसके बाद कबीले का सरदार तो उसको ही बनना है। लेकिन केडा ने अभी तक खुद को साबित नहीं किया है। हमें ये भी पता चलता है कि इन लोगों को एक बड़ा शिकार करना है ताकि सर्दियों के लिए खाना जुटा सकें, वरना सब भूखे मर जाएंगे। केडा के पास ये चांस है कि वो खुद को प्रूव करे, इसीलिए ताऊ उसे अपने साथ ले जाने का डिसीजन लेता है। उसी रात केडा की माँ ताऊ से कहती है कि केडा को शिकार पर मत ले जाओ, वो अभी रेडी नहीं है। दरअसल वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और खोना नहीं चाहती। ताऊ बताता है कि केडा में बहुत हिम्मत है और यह साबित करने के लिए हमें इस यात्रा पर उसे ले जाना होगा, क्योंकि ये उनके कबीले के भविष्य का सवाल है। अगली सुबह वहाँ जाने से पहले केडा की माँ उसे गले लगाती है और कबीले के सारे लोग शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। ये कोई आसान सफर नहीं था, कई दिनों का लंबा सफर था जहाँ उन्हें जानवरों की तलाश में भटकना था। बहुत दूर चलने के बाद वे एक पत्थर के स्मारक पर पहुँचते हैं जिसे उनके एंसेस्टर्स ने बनाया था। ये मॉन्यूमेंट सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये उनके पुरखों की निशानी थी। ये याद दिलाता था कि कितने पुरखे शिकार के लिए निकले और कभी वापस नहीं आए। यहाँ एक दूसरा कबीला आता है जो उनकी तरह शिकार पर निकला है ताकि सर्दियों के लिए खाना जुटा सके। इस कबीले का सरदार ताऊ का पुराना दोस्त था। वे सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक जानवर मरा हुआ दिखता है जिस पर गिद्ध और मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं। रात होने पर उन्हें एक सूअर मिलता है जिसे एक आदमी भाले से घायल कर देता है। ताऊ अपने बेटे केडा से कहता है कि इसे खत्म कर दो, लेकिन इस दौरान केडा को उस पर दया आ जाती है। गुस्से में ताऊ उससे खंजर छीन लेता है और सूअर को मार देता है। वो केडा से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना डरपोक निकलेगा। वह बताता है कि यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकता है। ये जंगल का कानून है जहाँ हर ताकतवर जानवर कमजोर को मारकर जीता है, और इस समय इंसान भी यही कर रहे हैं। रात के अंधेरे में जब सब अपना शिकार खा रहे होते हैं, तभी वहाँ एक शेर आता है और उनमें से एक लड़के को उठा ले जाता है। जैसा कि जंगल का रूल है, यहाँ ताकतवर ही कमजोर को मारकर जिंदा रहता है। अगली सुबह वे उस लड़के की याद में यहाँ एक छोटा सा स्मारक बनाते हैं और शिकार की तलाश में आगे बढ़ते हैं। जंगल से गुजरने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। रात को वे एक गुफा में शरण लेते हैं जहाँ ताऊ अपने बेटे केडा के हाथ पर सितारों के कुछ टैटू बनाता है और उससे कहता है कि ये तारे रात को आसमान में नजर आएंगे और जब तुम इनका पीछा करोगे अपने घर पहुँच जाओगे। दरअसल ये एक तरह का संकेत है कि उनका घर किस तरफ है। सुबह होने के बाद उन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। वहाँ भैंसों का गोबर भी पड़ा होता है जिसे वे अपने चेहरे पर लगा लेते हैं ताकि भैंसों को उनकी गंध न आए, और मौके देखकर वे उनका रास्ता रोक लेते हैं। सभी भैंसें डरकर दूसरी तरफ भागती हैं। इस बात से अनजान की आगे खाई है। एक के बाद एक सैकड़ों भैंसें नीचे गिरकर मर जाते हैं। ये देखकर एक भैंसा गुस्से में केडा की तरफ दौड़ता है। उसका पिता चिल्लाता है कि वो बस साइड में हट जाए, लेकिन केडा डर के कारण उसकी सीध में भागता है और वो भैंसा उसे सींग से उठाकर खाई की तरफ ले जाने लगता है। हालांकि ताऊ का उस भैंसे पर भाला लग जाता है, लेकिन तब तक वो उसे खाई में फेंक देता है। हम देखते हैं कि केडा नीचे लटका होता है। ताऊ वहां पहुंचता है और अपने बेटे को हिम्मत न हारने को कहता है। तभी पत्थर टूट जाता है और वो फिसलकर एक चट्टान पर गिर जाता है। वो ऐसी जगह गिर चुका है जहां से बचना नामुमकिन है। केडा का पिता उसे बचाने के लिए जाना चाहता है, तभी एक साथी उसे रोकता है और समझाता है कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब वे अपने मुखिया को नहीं खो सकते, क्योंकि सबको वापस घर पहुंचाना की जिम्मेदारी है। हम देखते हैं कि वे सभी नीचे जाकर उन भैंसों का मांस इकट्ठा करते हैं ताकि वे सर्दियों में जिंदा रह सके। काम खत्म होने के बाद ताऊ पूरी रात उसी चट्टान के किनारे पर बैठकर अपने बेटे को पुकारता रहता है। अगली सुबह वे सभी केडा की याद में यहाँ एक छोटा सा पत्थर का स्मारक बनाते हैं और अंतिम रस्म करके वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एक चिल आकर केडा के ऊपर बैठकर उसे नोचने लगती है, पर तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो उस चिल को नीचे फेंक देता है और देखता है कि नीचे बहुत गहरी खाई है। इसके बाद वो अपने पिता को आवाज देता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश में वहीं लटका रहता है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद यहाँ बारिश होने लगती है, जिससे नीचे पानी भर जाता है, और जब केडा का हाथ फिसलता है तो वो पानी में गिर जाता है। उसकी जान बच जाती है।
सुबह जब केड़ा उठा, उसके पैर में तेज दर्द हो रहा था। वो पानी पीकर एक लकड़ी से अपने टूटे पैर की मरम्मत करता है और चट्टान के ऊपर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके पिता और कबीले के लोगों ने ये मान लिया है कि वो मर चुका है। इसके बाद केड़ा पूरी रात एक सूखे पेड़ पर बिताता है। अगली सुबह जब केड़ा पानी लेकर कीड़ा खा रहा होता है तो एक भेड़ियों का झुंड उस पर हमला कर देता है। केड़ा वापस पेड़ की तरफ भागता है और इससे पहले कि वो पेड़ पर चढ़ पाए, एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। तभी केड़ा चाकू से उसे घायल कर देता है। पूरी रात भेड़िए उसके इंतजार में होते हैं, लेकिन सुबह यहाँ सिर्फ एक घायल भेड़िया था। केड़ा चाकू से अपने लिए एक भाला बनाता है ताकि उस भेड़िए को मारकर खा सके, लेकिन उसे घायल भेड़िए पर दया आ जाती है। वह उसके मुंह को बांधता है और उठाकर उस गुफा में ले जाता है जहां वह अपने कबीले के लोगों के साथ एक रात रुका था। इसके बाद वह अगली सुबह अपने पैरों के घावों को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लेता है। केड़ा पानी पीता है तो भेड़िया भी अपना मुंह खोल देता है और अब केड़ा उसे पानी देने जाता है। शुरू में तो वो उसे देखकर घुर्राता है, पर केड़ा कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। आखिरकार भेड़िया उसके हाथ से पानी पी लेता है। वे दोनों घायल होते हैं, इसीलिए कुछ दिन एक ही जगह पर रहते हैं। केड़ा खाने के लिए कुछ कीड़े लाता है और उनमें से कुछ उस भेड़िए को भी देता है। एक दिन केड़ा एक खरगोश का शिकार करता है और उसे खुद भी खाता है और उस भेड़िए को भी देता है। एक रात केड़ा अपने हाथ के तारे देखता है जो आसमान में उसके घर की दिशा होती है। केड़ा को पता है कि घर जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वापस जाते जाते ठंड बहुत बढ़ चुकी होगी। लेकिन उसे किसी भी हाल में घर वापस जाना होगा, क्योंकि उसे अपने माँ बाप से मिलना है। अगली सुबह वो अपने घर के लिए तैयार हो जाता है। वो भेड़िए से कहता है कि तुम भी बर्फ पड़ने से पहले अपने घर चले जाओ, और केड़ा वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो देखता है कि भेड़िया उसके पीछे पीछे आ रहा है। आगे चलते चलते केड़ा कई बार उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन शायद साथ बिताए उन मुश्किल भरे पल से उस जंगली दिल में एक भरोसा पनप गया, और इसलिए एक अनकही वफादारी नजर आ रही है। रास्ते में भेड़िए को एक सूअर दिखाई देता है। वो उसका शिकार करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है, लेकिन वो सूअर भाग जाता है और वो शिकार नहीं कर पाता। अब केड़ा अपना खाना भेड़िए को देता है और पहली बार वो हाथ से खाता है। इसका मतलब है कि अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद वे दोनों मिलकर एक खरगोश का शिकार करते हैं, जिसे दोनों साथ में खाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अब अच्छी तरह से समझने लगे और रात को वे साथ में ही सोते हैं। अगली सुबह भेड़िए उसे जगाता है। केड़ा कहता है कि तुमसे बहुत बदबू आ रही है। वो उसे जबरदस्ती नदी में फेंक देता है और दोनों नदी में नहाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। इधर भेड़िया उन दोनों के खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है। केड़ा उसका नाम अल्फा रखता है, क्योंकि भेड़िए के अंदर उसे एक लीडर की झलक दिखी। वापस घर जाने के सफर में दोनों एक साथ होते हैं और इस बर्फीले माहौल में दोनों एक साथ शिकार करते हैं, और इसी तरह उन्हें सफर में कई दिन बीत जाते हैं। एक रात जब केड़ा और अल्फा साथ बैठे होते हैं तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वे देखते हैं कि वो भेड़िया था। दरअसल यहाँ अल्फा का परिवार आ चुका है। ये देखकर केड़ा अल्फा से कहता है कि उसे अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए। अब केड़ा अपना सफर अकेले ही तय करता है। रात को उसे सपना आता है कि उसका पिता उसकी माँ से कहता है कि वह अब नहीं रहा। ये सपना देखकर उसे सोचता है कि उसे किसी भी हाल में घर वापस पहुँचना ही होगा। वो आगे बढ़कर उसी मरे हुए जानवर के पास पहुँचता है जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। बर्फ में चलते चलते वो थक चुका था। तभी उसे दूर भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है। वो देखता है कि उस झुंड में अल्फा भी है, लेकिन बाकी भेड़िए उसे खाना नहीं खाने दे रहे। केड़ा खुश होकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी बर्फ टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। दरअसल वो एक जमी हुई झील थी और केड़ा उसमें फंस जाता है। अल्फा ये सब देखता है और केड़ा को बचाने के लिए आता है। किसी तरह केड़ा अपने चाकू से बर्फ तोड़कर बाहर निकल आता है। सर्दी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से चिपक कर लेट जाते हैं ठंड से बचने के लिए। अगली सुबह जब केड़ा अल्फा के साथ आगे के सफर पर निकलता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब उसके पास जाता है तो देखता है कि वो ठंड के कारण जमकर मर गया है और अंदर टेंट में भी कुछ नहीं था। वो यहाँ रखा धनुष बाण लेकर आगे बढ़ता है। आगे चलकर केड़ा देखता है कि सामने से बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आ रहा है, लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि पीछे लकड़बग्घों का झुंड उनका पीछा कर रहा था। दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में छिप जाते हैं। ये गुफा उन्हें बर्फीले तूफान से भी बचा सकती है। केड़ा देखता है कि अल्फा किसी को देखकर गुर्रा रहा था। दरअसल ये गुफा एक खूंखार शेर की थी। वो उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही डर के मारे अल्फा उस पर हमला कर देता है। जब वे लड़ रहे होते हैं तो केड़ा देखता है कि शेर अल्फा को घायल कर रहा है।
सही वक्त पर केड़ा अपने धनुष से शेर पर तीर चला देता है, जिससे शेर मर जाता है। लेकिन इस लड़ाई में अल्फा को काफी चोट लग जाती है। अगली सुबह एक बार फिर वे अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं, जहां ठंड का सामना करते हुए वे उस संग्रह पर पहुंचते हैं जो उसके पूर्वजों की याद में बनाई गई है। उसे यह देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि वे सही रास्ते पर हैं और अपने घर से ज्यादा दूर नहीं हैं। बर्फीली ठंड में केड़ा की हालत खराब होती जा रही है और अल्फा भी चोट के कारण ठीक नहीं होता, तो वो उसे गोद में उठा लेता है और कुछ दूर चलने के बाद वो भी बर्फ में लेट जाता है, क्योंकि अब उसके पास आगे चलने की इतनी ताकत नहीं बची। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसे सपने में अपने माता पिता दिखते हैं। ताऊ कहता है कि केड़ा उतना कमजोर नहीं है जितना वो समझ रही है। ये सपना देखने के बाद केड़ा की आंखें खुल जाती हैं और पूरी हिम्मत के साथ एक बार फिर वह अल्फा को गोद में उठा लेता है। कुछ घंटों के सफर के बाद उसे अपना कबीला दिखाई देता है, मतलब आखिरकार वो अपने घर पहुंच चुका है। वो भेड़िए को लेकर कबीले में पहुंच जाता है। केड़ा के माता पिता जब भेड़िए को देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं और साथ ही केड़ा खुद भी अपने पिता से अल्फा को बचाने के लिए कहता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वह अपने घर के अंदर होता है और उसके पास ही घायल अवस्था में अल्फा लेटी होती है। तभी एक महिला छोटे बच्चों को उठाती है और कहती है कि तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। दरअसल केड़ा को पता नहीं था कि अल्फा गर्भवती थी और कबीले के लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया है। और इस तरह उस बर्फीली वीरानगी में केड़ा और अल्फा की दोस्ती ने एक नया इतिहास रच लिया। कहा जाता है कि कुत्ते भेड़ियों से इवॉल्व हुए हैं और केड़ा और अल्फा का यह बंधन उस रिश्ते की पहली कड़ी थी, जिसने आगे चलकर इंसान और कुत्ते की अटूट दोस्ती का रूप लिया। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मूवी का एंड होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हाँ, तब तक आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।